नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक सीख प्रो पे। टेक सीख प्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर मिलता है आपको आईटीआई से संबंधित सभी जॉब की अपडेट, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, एग्जाम एनालिसिस और सभी वैकेंसी से ओरिएंटेड क्लासेस और बहुत कुछ। तो यदि आपका सपना है आईटीआई से गवर्नमेंट जॉब पाने का, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे टेक सीख प्रो चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर से रिलेटेड एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंजीनियरिंग ड्राइंग की मैराथन क्लास को। तो इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के सारे टॉपिक को कवर करेंगे। बेसिकली हम डिटेल थ्योरी में उसको समझेंगे कि एमपीआईटी ट्रेनिंग ऑफिसर में इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पूछी जा सकती है। टोटल हम यहाँ पर इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास से। बेसिकली अगर आपने इस क्लास को पूरा कंप्लीट किया तो कम से कम 8 से 10 नंबर यहाँ पर आपके कंफर्म होने वाले हैं। टोटल यहाँ पर ए टू जेड हम देखने वाले हैं कि ड्राइंग से रिलेटेड क्या चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी और ये हमारी श्योरिटी है कि पेपर इससे बाहर आपका एमपीआईटी टीओ में जो भी आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ड्राइंग की जब बात आती है तो ड्राइंग में बहुत सारे यहाँ पर कन्वेंशन पूछे जाते हैं, आपसे कुछ सिंबल पूछ लिए जाते हैं। इस टॉपिक कन्वेंशन टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर बेसिक कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? कन्वेंशन का मतलब होता है साइन, किसी भी चीज़ को किस प्रकार से ड्राइंग में दिखाया जाता है। जैसे मान लो वहाँ पर सड़क है तो डायरेक्टली उसको वही से नहीं दिखा सकते ना, उसको किस तरीके से दिखाएंगे उसका मतलब होता है कन्वेंशन। देख लेते हैं कन्वेंशन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहले मेटल की कैटेगरी है। मेटल मतलब धातुएं, इसमें स्टील हो गया, कास्ट आयरन हो गया, कॉपर और इसके एलॉय हो गए, एल्युमिनियम और इसके एलॉय हो गए। तो इसके लिए कन्वेंशन आपका ये फर्स्ट नंबर हो जाता है। अगर कोई मेटल है जैसे स्टील, कास्ट आयरन और कॉपर, एल्युमिनियम, इसके एलॉय, तो इसके लिए यहाँ पर आपका जो कन्वेंशन है, जो यहाँ पर आपका फिगर होता है, पहला नंबर वाला दिखाया जाएगा। दूसरे नंबर पर लेड है, जिंक है, टिन है या वाइट मेटल है, तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर क्रॉस वाला आ जाएगा। पहले वाले में क्या था, एक आपका आयताकार बॉक्स है और 45 डिग्री पर यहाँ पर लाइनें खींची हुई हैं, तो आपका पहला हो गया स्टील, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम के लिए। दूसरा जो सॉफ्ट मेटल आते हैं जैसे लेड हो गया, जिंक हो गया, टिन, वाइट मेटल, इसके लिए यहाँ पर डायगोनल होगा, दोनों तरफ से 45 डिग्री पर लाइनें खींची होंगी, दूसरा नंबर का कन्वेंशन हो गया। तीसरा ब्रास, ब्रोंज, गन मेटल है, इसके लिए यहाँ पर एक आपकी सीधी लाइन, दूसरी यहाँ पर आपकी डॉटेड लाइन। तो यहाँ पर जो 3 नंबर में कन्वेंशन दिया गया है वो आपका हो जाएगा ब्रास, ब्रोंज, गन मेटल के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर ग्लास का आता है। ग्लास का कन्वेंशन कैसे होता है, तो ग्लास को यहाँ पर बेसिकली 4 स्ट्रेट लाइन, जहाँ पर जो 4 डायगोनल लाइनें होती हैं उसके द्वारा दिखाया जाता है, ग्रुप में करके यहाँ पर लाइनें दिखाई जाती हैं। तो यहाँ पर 4th नंबर का आप देख सकते हैं जो कन्वेंशन है किसके लिए है, ये ग्लास का कन्वेंशन दिखाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर पैकिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में बात की जाए, बेसिकली ऐसे मटेरियल जो कि हीट एंड ऊष्मा की क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो इसमें आ गया पोर्सलिन, स्टोनवेयर, मार्बल, तो इसके लिए यहाँ पर आपको कन्वेंशन दिखाया गया है, 45 डिग्री पर आपकी डॉटेड लाइनें जो होती हैं वो दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट एस्बेस्टस फाइबर, सिंथेटिक, रेजिन, पेपर, कॉर्क, रबर, लेदर, इंसुलेटिंग और फिलिंग मटेरियल को किससे दिखाते हैं, तो यहाँ पर आपको 6 नंबर में फिगर दिखाया गया है, ठीक है। एक होगा आपका स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइनें और दूसरी वहाँ पर डायगोनल पे काटती हुई लाइनें कुछ इस तरीके से दिखाई जाती हैं। 6 नंबर पे ये इंसुलेटिंग मटेरियल को बेसिकली दिखाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वुड है। अब वुड में हो गया लकड़ी हो गया या प्लाईवुड हो गया, तो उसके लिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कन्वेंशन दिखाया जाता है, जो कि 7 नंबर में यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये जो कन्वेंशन दिया गया है ये किसका है, वुड या प्लाईवुड का हो जाएगा ये। नेक्स्ट बात किया जाए, अगर अर्थ, पृथ्वी को दिखाना है कि किस प्रकार से दिखाते हैं, तो कुछ इस प्रकार से उसको दिखाते हैं, ग्राउंड को, ठीक है। अब इसको कई बार केसेस में आप अर्थिंग के केसेस में भी आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दिखाना है, जैसे ब्रिक का काम हो गया
या मैनश्वरी का काम हो गया या फायर ब्रिक का काम हो गया, कुल मिला के बिल्डिंग से रिलेटेड चीज़ें, तो उसको दो लाइनें एक साथ खींचते हैं। यहाँ पर 45 डिग्री पर कुछ इस प्रकार का यहाँ पर सिंबल आपको दिखाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कंक्रीट से रिलेटेड जो गिट्टी होती है, कंक्रीट वर्क हो गया, उससे रिलेटेड कुछ इस प्रकार का यहाँ पर सिंबल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर लिक्विड की बात की जाए, अब लिक्विड में वाटर हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल या केरोसिन, कोई भी लिक्विड है, तैलीय पदार्थ है, तो उसके लिए यहाँ पर हॉरिजेंटल में, ठीक है, आपका डॉट 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 लाइनें होती हैं और हाफ फिल होता है, हाफ अनफिल्ड होता है। तो इस प्रकार से आपका ये दिखाया जाता है किसको, लिक्विड को। तो इतने में से जो यहाँ पर आपको कन्वेंशन दिए गए हैं, इसमें से कम आपका 1 से 2 कन्वेंशन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप इसको जरूर कंप्लीट कीजिए। अब बेसिकली आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इस क्लास की पीडीएफ को पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां ज्वाइन करके आप इस क्लास की पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कन्वेंशन के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट हमारी टॉपिक होती है, वो होती है बेसिकली यहाँ पर ड्राइंग सीट से रिलेटेड, कि बेसिकली हम ड्राइंग में किस किस प्रकार की कौन कौन सी यहाँ पर सीट प्रयोग करते हैं, ठीक, और उसका साइज क्या होता है। तो यहाँ पर दो प्रकार की साइजें होती है, एक होता है ट्रिम्ड साइज, एक होता है अनट्रिम्ड साइज। अनट्रिम्ड मतलब विदाउट फिनिशिंग वाला, ट्रिम्ड जो फाइनल यहाँ पर कटिंग के बाद पूरा जो आपका साइज प्राप्त होता है, ट्रिम्ड साइज। तो आपके जो एग्जाम में पूछा जाता है वो किससे पूछा जाता है, ट्रिम्ड साइज से रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ट्रिम साइज नहीं दिया गया है, केवल साइज भी दिया गया है, तो उसका मतलब भी क्या होता है, ट्रिम्ड साइज से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पर जो सीटें होती हैं उसको किस नाम से दिखाया जाता है और उसका साइज कितना होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सीटें मतलब नथिंग बट उसकी क्या है, लंबाई और गुणे यहाँ पर चौड़ाई है, कि सीट कितनी लंबी है और वो सीट कितनी चौड़ी है, लेंथ इनटू ब्रेथ को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो सीट होती है उसको हम A0 से दिखाते हैं, A0 से प्रदर्शित करते हैं। उसका साइज होता है 841 इंटू 1189, 841 गुणे 1189। बेसिकली यहाँ पर जो भी साइजें दी गई हैं वो किस में दी गई हैं, mm में दी गई हैं। ड्राइंग में अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाई ना हो, जो भी वहाँ पर यूनिट आपको दी जाती हो क्या होती है, mm ही होती है, जब तक कि वहाँ पर दिखाई ना जाए स्पेसिफिकली। तो A0 का साइज हो गया 841 गुणे 1189। देन A1 का क्या हो जाता है, A1 का हो जाता है 594 गुणे 841। देन A2 A1 से थोड़ा छोटा, ये हो जाता है 420 गुणे 594। A3 का होता है 297 गुणे 420। और सबसे ज़्यादा जो ये 4 सीट प्रयोग की जाती है, जो हम लोग पेपर यूज करते हैं नॉर्मली, आप जीरोक्स वगैरह के लिए पेपर यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाने वाला पेपर है ये 4 होता है। इसका साइज है 210 गुणे 297। अब 210 क्या हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई, 297 क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई। तो ज़्यादा वाला यहाँ पर है वो क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई थोड़ी इसकी क्या होती है, कम होती है। देन यहाँ पर आ गया A5 का साइज क्या होता है, 148 गुणे 210 होता है। यहाँ पर कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो ड्राइंग सीट है इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो होता है 1/√2, ठीक है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया है कि जो ड्राइंग सीट है इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है, तो 1/√2 इसका रेशियो होता है। अब यहाँ पर साइजें आपको ध्यान में रखनी है कि किस ड्राइंग शीट का क्या साइज है। A0 का है 841 गुणे 1189, A1 का 594 गुणे 841, A2 420 गुणे 594, A3 297 गुणे 420, A4 210 गुणे 297, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यही है, A4 का 210 गुणे 297। A5 का है 148 गुणे 210। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक अगर आप यहाँ पर रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहें तो यहाँ पर जो बेसिकली पहले वाले में आपको देखिए यहाँ पर था, ये दूसरे वाले में यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर आपका लंबाई में है ये दूसरे में चौड़ाई में आ जाएगा। पहले में जो लंबाई है दूसरे में वो चौड़ाई, पहले में जो लंबाई है वो दूसरे में क्या हो जाती है, चौड़ाई। तो कुछ इस प्रकार से भी आप अगर इसको एक को याद कर सकते हैं तो दूसरा वाला उसी के रेशियो में आप बनाते चले जाएंगे, ठीक।
रेशियो याद रखना है लंबाई चौड़ाई का 1/√2 और A4 का साइज आपको याद रखना है। वैसे याद तो पूरा करना चाहिए, कोई भी यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर बेसिकली नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ड्राइंग शीट के बारे में कि जो ड्राइंग शीट होती है उसका लेआउट कैसा होता है, वो किस प्रकार से दिखता है बेसिकली। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है इसमें ये पूछा जाता है ड्राइंग शीट का जो लेआउट है उसमें टाइटल ब्लॉक से रिलेटेड पूछा जाता है कि ड्राइंग शीट में बेसिकली टाइटल ब्लॉक कहाँ पर स्थित होता है। तो आप देख सकते हैं ये आपका कोई एक टिपिकली ड्राइंग शीट का यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, आपकी कोई ड्राइंग शीट है। अब ड्राइंग शीट में सबसे पहले यहाँ पर ऊपर की साइड आपको क्या होता है, बॉर्डर बना होता है। फिर अंदर ये आपका ड्राइंग का स्पेस है जहाँ आपको क्या करना है, मेन ड्राइंग बनाना है। अब ड्राइंग में जब हम आते हैं यहाँ पर अपने राइट किनारे पर और राइट में सबसे डाउन, ठीक है, तो डाउन राइट साइड पे जो आते हैं तो इसी साइड में हमारा क्या होता है, टाइटल ब्लॉक यहाँ पर स्थित होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है जस्ट इसका ओरिएंटेशन कि कहाँ पर टाइटल ब्लॉक होता है। तो आपका ये डाउन की तरफ होता है, नीचे की तरफ राइट साइड में आपका टाइटल ब्लॉक स्थित होता है। कई बार आपके एग्जाम में ये ऊपर इधर की तरफ बना दिया जाएगा या इधर की तरफ बना दिया जाएगा या इधर की तरफ बना के ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको पहचानना होगा इसमें से कौन सा करेक्ट ड्राइंग का लेआउट है। तो करेक्ट क्या है कि जो आपका टाइटल ब्लॉक होगा वो राइट साइड में होगा और लेफ्ट साइड में हो, सॉरी राइट साइड में और डाउन साइड में स्थित होता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर एग्जाम में हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर जो बॉर्डर के लिए बेसिकली आपका डायमेंशन होता है ये कितना होता है, 10 mm का नॉर्मली यहाँ पर बॉर्डर दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है, सबसे पहला कन्वेंशन हो गया, उसके बाद आपको ड्राइंग का साइज पूछ लिया जाएगा, देन यहाँ पर टाइटल ब्लॉक हो गया, उसके बाद यहाँ पर आपका जो आता है क्वेश्चन बनने का संभावना वो आता है ड्राइंग बोर्ड से कि ड्राइंग बोर्ड से यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। तो ड्राइंग बोर्ड बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं, तो बेसिकली आप कह सकते हैं ये आपका जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है इसी पर आपकी ड्राइंग शीट रखकर जितने भी ड्राइंग के कार्य होते हैं इसी ड्राइंग बोर्ड पर ही रखकर आपके सारे ड्राइंग के कार्य किए जाते हैं। तो दिस इज वन द मेन आइटम और इक्विपमेंट फॉर ड्राफ्टमैन। बेसिकली यहाँ पर जो ड्राइंग होती है इस पर काम कौन करता है, ड्राफ्टमैन करता है। तो इसका बेसिकली एक मेन इक्विपमेंट है जो काम क्या करता है, सपोर्ट करने का काम करता है किसको, ड्राइंग पेपर को या जो ट्रेसिंग पेपर है जिस पर हम ड्राइंग बना रहे होते हैं। अब ड्राइंग बोर्ड से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये पूछा जा सकता है कि ड्राइंग बोर्ड किस मटेरियल का बना होता है, किस चीज़ का बनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है वेल सीजन्ड वुड, ठीक है, बहुत ही अच्छी यहाँ पर अच्छी प्रकार की यहाँ पर लकड़ी से ये बनाया जाता है। तो वेल सीजन्ड वुड स्ट्रिप से आपका बनाया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अराउंड 25 mm इसकी क्या होती है, थिकनेस होती है, ठीक। या फिर कह सकते हैं मैसोनाइट फ्री फ्रॉम नोट एंड रैपिंग, ऐसी लकड़ी जिसमें गांठे ना हो, झावे ना हो, बेसिकली वहाँ पर गांठ युक्त जो गांठ रहित होती है लकड़ी उससे ही आपकी ड्राइंग बोर्ड बनाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए सॉफ्टर इनफ टू अलाउ इंसर्शन ऑफ रिमूवल ऑफ ड्राइंग पिन, ये आपकी बेसिकली सॉफ्ट होनी चाहिए जिससे कि यहाँ पर इसमें हम जब ड्राइंग फिट कर रहे होते हैं तो ड्राइंग को बेसिकली इसमें पिन के द्वारा फिट किया जाता है, तो पिन को इसमें लगाया जा सके। तो इतनी एनफ आपकी ये सॉफ्ट होनी चाहिए। 2 बटन्स आर फास्टेन टू द बोर्ड बाय स्क्रू इन स्लॉटेड ज्वाइंट, दे प्रिवेंट रैपिंग एंड एट द सेम टाइम permit expansion and contraction of the strip due to change of मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। बेसिकली यहाँ पर आपको 2 बटन्स दिखाए गए हैं, यहाँ पर आप एक नीचे की साइड देख पा रहे हैं, एक ये बटन्स हो गया, एक ये बटन्स हो गया। ये 2 बटन्स लगे होते हैं, ये भी बेसिकली लकड़ी के ही होते हैं जो कि स्क्रू के द्वारा इसमें लगाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, सारे यहाँ पर जो सीटें होती है उसको इकट्ठा रखने का काम करते हैं। इसको बेसिकली जब गर्मी होगी तो गर्मी के कारण जो एक्सपेंशन होगा थोड़ा बहुत या कॉन्ट्रैक्शन होगा ठंडी में, तो उसको फैलने या सिकुड़ने से क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा बचाते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं। इसका काम ये बेसिकली यहाँ पर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर एवनी एज हार्डवुड फिटेड परफेक्टली स्ट्रेट, यहाँ पर साइड में एवनी एज लगाई जाती है। जब हम बेसिकली यहाँ पर मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग करके काम करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर आता है आपका।
अब जो ड्राइंग बोर्ड है इसको बनाने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ड्राइंग बोर्ड का स्टैंडर्ड क्या होता है। तो IS 1441989 इसका स्टैंडर्ड होता है। तो ड्राइंग बोर्ड का स्टैंडर्ड नंबर क्या है, 14441989, 1444-1989 इसका IS स्टैंडर्ड है। इसी को ध्यान में रख के ये आपकी डिजाइन की जाती है ड्राइंग बोर्ड। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये वेल सीजन्ड वुड से बना होता है। 25 mm अराउंड इसकी क्या होती है, थिकनेस होती है। देन यहाँ पर बैटन का, यहाँ पर बेसिकली आपको ऐसे फिगर दे दिया जाएगा इसका, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मान लो ये बैटन से 2 एरो निकाल दिए गए और पूछ लिए गए इस पार्ट का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये बैटन्स है, क्योंकि क्या करता है इसको रैपिंग से बचाता है। इसमें जो भी यहाँ पर विकृति वगैरह आती है, डिस्टॉर्शन होता है, इससे बचाता है। यहाँ पर आपको मान लो इवोनी से यहाँ पर एक एरो निकाल दी गई, पूछ लिया गया ये का है, तो इवोनी वर्किंग एज है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये छोटी छोटी यहाँ पर स्ट्रिप लगाई होती हैं, स्ट्रिप के द्वारा ये क्या किया जाता है, ड्राइंग बोर्ड आपका बनाया जाता है। एक पूरी सिंगल सीट से नहीं बनाया जाता, छोटे छोटे स्ट्रिप से आपका बनाया जाता है। तो सारे स्ट्रिप को आपस में जोड़ने का काम भी करता है ये बैटन्स, और इसको बेसिकली रैपिंग होने से भी बचाता है। अब ये भी कई सारे साइजों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ड्राइंग बोर्ड का साइज पूछा जा सकता है। तो ड्राइंग का पहला लेटर हो गया D, सबसे बड़ा हो गया D0 होता है। D0 का साइज हो गया 1500 गुणे 1000 गुणे 25। 1500 हो गई लंबाई, 1000 हो गई चौड़ाई और 25 mm हो गई उसकी थिकनेस। तो 1500 गुणे 1000 गुणे 25, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे उसकी मोटाई हो गई। सबसे बड़ा साइज होता है D0 का। उससे छोटा D1, इसमें होता है 1000 गुणे 700 गुणे 25। कितना होता है, 1000 लंबाई, 700 चौड़ाई और 25 mm उसकी मोटाई। ये हो गया D1 का साइज। D2 का बात की जाए तो इसका होता है 700 गुणे 500 गुणे 15, 700 mm लंबाई, 500 चौड़ाई और 15 इसकी मोटाई। नेक्स्ट जो D3 होता है इसका साइज हो गया 500 गुणे 350 गुणे 15, 500 इसकी लंबाई, 350 इसकी चौड़ाई और 15 इसकी हो गई मोटाई। तो यहाँ पर आपसे कोई भी एक साइज यहाँ पर पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। D0 का साइज 1500 गुणे 1000 गुणे 25, D1 का 1000 गुणे 700 गुणे 25, D2 का 700 गुणे 500 गुणे 15, D3 का 500 गुणे 350 गुणे 15। ये आपको साइज ध्यान में रखना है, किसी भी एक का यहाँ पर साइज पूछा जा सकता है। क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि ड्राइंग बोर्ड किस लकड़ी का किससे बना जाता है, तो वेल सीजन्ड वुड स्ट्रिप से मिलकर बना होता है, जो कि नॉट फ्री होना चाहिए, या मैसोनाइट से भी बना होता है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक, देन यहाँ पर आपका इसका IS नंबर पूछा जा सकता है, इंडियन स्टैंडर्ड नंबर क्या होता है, तो 14441989 हो गया। देन यहाँ पर आपको फिगर दे करके बैटन्स के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर एवोनी एज के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। नहीं तो फिर आपका यहाँ पर अगर इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बना तो कोई भी यहाँ पर एक आपको साइज पूछा जा सकता है, D0, D1, D2, D3, इसमें से किसी एक का साइज। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो साइज अभी तक एग्जाम में पूछा गया है वो D0 का पूछा जाता है, 1500 गुणे 1000 गुणे 25। ये साइज ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो आशा करते हैं ये ड्राइंग बोर्ड वाला भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ कि अगला आपका क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा टी स्क्वायर। जैसे आप इसे थ्योरी में भी यूज करते हैं, ठीक, जैसे आप ट्राई स्क्वायर के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये टी स्क्वायर है। तो टी स्क्वायर क्या होता है, बेसिकली ये टी के शेप में होता है, ठीक है। ये भी किससे बना होता है, वेल सीजन्ड वुड से बना होता है। वेल सीजन्ड का मतलब क्या है, ऐसी लकड़ी जिसने गर्मी, सर्दी, बरसात सारे मौसम को झेला हो, ठीक है। सारे मौसम को झेलने के बाद फिर उसको क्या करते हैं, यूज में लाते हैं, फिर उससे कोई इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। ऐसे जब आपका कास्ट आयरन से लेथ बेंड बनते हैं तो फिर वेल सीजन्ड होते हैं। उसको पहले हम खुले वातावरण में छोड़ देते हैं, सर्दी, बरसात, गर्मी, ठंडी, वो काफ़ी ज़्यादा सहन करता है सारे एटमॉस्फेयर को झेलने के बाद। जो उसमें डिस्टॉर्शन होने होते हैं वो हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उससे कोई लेथ बेड बनाते हैं। तो इसी प्रकार ये लकड़ी होती है जो काफ़ी सारे मौसम को झेल चुकी होती है, उसके बाद इसका हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए। तो होती है वेल सीजन्ड, ठीक है। सारे सीजन को उसने झेला है। किस शेप में होता है, टी शेप में होता है। कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक हो गया हेड जिसे हम स्टॉक कहते हैं, दूसरा हो गया ब्लेड, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ऊपर वाला है इसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं
फिगर यहाँ पर इसीलिए दिया गया है कि कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट फिगर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट कोई उसका आपको एक पार्ट मार्क करके दे दिया गया और पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो लंबा वाला साइड होता है इसे हम क्या कहते हैं, ब्लेड कहते हैं। छोटे वाले शॉर्टर साइड को क्या कहते हैं, स्टॉक या फिर हेड कहते हैं। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, तो हेड और ब्लेड के बीच में, हेड और स्टॉक के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। परफेक्ट 90 डिग्री एंगल पे ये दोनों आपस में फिट होते हैं। इसके लिए जो स्टैंडर्ड नंबर हो क्या है, ये है 1360911989। तो बेसिकली यहाँ पर जितने स्टैंडर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं वो 1989 से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे ड्राइंग बोर्ड वाला था 144411989, यहाँ पर टी स्क्वायर आपको पूछा गया है तो 13601989। तो नॉर्मली आपके कितने हैं, 1989 वाले स्टैंडर्ड ज्यादा यहाँ पर मिल रहे हैं। काम क्या होता है इसका, तो टू ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन, यहाँ पर बेसिकली आपकी हॉरिजेंटल लाइन खींचने के लिए जब आप ड्राइंग बोर्ड पर यूज कर रहे होंगे तो जो स्टॉक है उसको यहाँ हम क्या करेंगे, इबोनी एज पर फंसा देंगे। इसी के द्वारा इसको हम स्लाइड करते रहेंगे और यहाँ पर ब्लेड की सहायता से हम हॉरिजेंटल लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर किसी एज के सामने पैरेलल लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। किसको, सेट स्क्वायर जब हम यूज कर रहे होते हैं या स्टेंसिल्स यूज कर रहे होते हैं तो बेसिकली सेट स्क्वायर को यूज करते समय उसको गाइड करने का काम भी यहाँ पर टी स्क्वायर के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर एक सावधानी होती है, नेबर बी यूज्ड एज ए हैमर और एज ए गाइड फॉर ट्रिमिंग पेपर्स। तो इसको कभी भी हैमर की तरह यूज नहीं करना चाहिए, मतलब इससे कोई चोट पीट का काम हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है। मान लो आप क्लिप लगा रहे हैं तो क्लिप को इससे नहीं ठोकना चाहिए, और ना ही इसका प्रयोग पेपर को फाड़ने के लिए। कई बार क्या करते हैं, यहाँ पर जो एज दी होती है ना, इस एज के सहारे हम क्या करते हैं, चूंकि थोड़ी सी शार्प होती है तो इसे पेपर फाड़ने का काम करने लगते हैं। तो इससे हम पेपर को नहीं फाड़ना चाहिए, नहीं तो इसकी एज क्या होती है, खराब हो जाती है। तो इतनी परफेक्ट लाइन यहाँ पर फिर ये नहीं खींच पाएगा, लाइन में वहां पर कुछ एरर आ जाएगी, ठीक। तो काम क्या होता है, इसका काम होता है हॉरिजेंटल लाइन खींचना, पैरेलल लाइन खींचना या सेट स्क्वायर को सहारा देना, सपोर्ट करना। स्टैंडर्ड क्या है, 13601989 बेल सीजन वुड से ये बनाया जाता है, ठीक। दो पार्ट स्टॉक एंड ब्लेड 90 डिग्री पर फिट होते हैं। अब ये भी कई सारे साइजों में पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू ड्राइंग बोर्ड के अनुसार। जिस प्रकार का हम ड्राइंग बोर्ड प्रयोग करते हैं उसी प्रकार का यहाँ पर टी स्क्वायर भी हमको सेलेक्ट करना होता है। उसमें D0 D1 D2 D3 था, फिर ड्राइंग बोर्ड था, डी से डिनोट कर रहे थे। ये आपका टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर को किससे डिनोट कर रहे हैं, टी से डिनोट कर रहे हैं। अब T0 का साइज क्या हो जाएगा, 1500 mm हो गया। बेसिकली यहाँ पर ये जो लेंथ दी गई है, लेंथ ऑफ ब्लेड दी गई है, यहाँ पर आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का साइज है पूरा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ब्लेड ही क्या होती है, इसकी साइज होती है। T0 का साइज 1500 mm, T1 का साइज 1000 mm, T2 का साइज 700, T3 का साइज 500। तो ये भी आपके कितने साइजों में पाया जाता है, टोटल 4 साइजों में पाया जाता है। T0 सबसे बड़ा 1500, T1 उससे छोटा 1000 mm, T2 उससे छोटा 700 mm और T3 सबसे छोटा 500 mm इसका साइज होता है। आशा करते हैं टी स्क्वायर का भी आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले टॉपिक, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आपका, ये ड्राइंग का क्या होता है, एकदम से हार्ट होता है, मिनी ड्राफ्टर, ठीक है। मिनी ड्राफ्टर बहुत ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है एज पर ड्राइंग के कंसर्न। मिनी ड्राफ्टर का काम क्या होता है, यूज्ड फॉर मेकिंग ड्राइंग क्विकली एंड एक्यूरेटली। तो मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग किया जाता है ड्राइंग को शीघ्रता से बनाने के लिए और काफी शुद्धता के साथ बनाने के लिए। क्योंकि इसमें क्या है, बेसिकली आपका प्रोटेक्टर हेड का भी काम करता है, प्रोटेक्टर का काम करता है, साथ ही साथ इसमें स्केल भी लगी होती है और सेट स्क्वायर का भी काम कर लेता है। तो कई सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर एंड स्केल। तो अगर आप अलग अलग यूज करते हैं तो आपको 4-5 टी स्क्वायर चाहिए, सेट स्क्वायर चाहिए, प्रोटेक्टर चाहिए, स्केल चाहिए, बार बार आपको चीज़ों को चेंज करना होगा, वहाँ पर आपका रेफरेंस भी चेंज हो जाता है। इस सबसे बचने के लिए हम यहाँ पर केवल एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो क्या होता है, मिनी ड्राफ्टर होता है, ठीक। तो इसमें आपका सारी सुविधा यहाँ पर आपको मिलती है। हेल्प्स टू ड्रॉ द ड्राइंग एट फास्ट रेट, काफ़ी शीघ्रता से इसके द्वारा यहाँ पर हम ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर आपको फिगर दिया गया है, आप देख सकते हैं मिनी ड्राफ्टर का आपको फिगर यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है एक प्रोटेक्टर हुड होता है, यहाँ पर लगा होता है, ये आपकी स्केल हो गई,
यहाँ पर रेफरेंस वगैरह होता है, लॉकिंग स्क्रू हो गया, इंडेक्सिंग प्लेट हो गई, यहाँ पर पिवट है जिसके द्वारा यहाँ पर बेसिकली इसको हम किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। ये आपकी बार सपोर्टिंग बार हो गई। यहाँ इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं ड्राइंग बोर्ड में, जैसे कि आपको दूसरे वाले फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है, ड्राइंग बोर्ड दिया गया है। ठीक है, अब ड्राइंग बोर्ड पे किस प्रकार से यहाँ पर देखो हमने इसको क्या किया, फिक्स करके क्लैंप कर दिया, और फिर इसको हम डिफरेंट डिफरेंट हाइट में, डिफरेंट डिफरेंट विड्थ में, यहाँ पर जहाँ चाहिए वहाँ पर इसको हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, यूज करते समय इसको हम लॉक भी कर सकते हैं। ड्राइंग बोर्ड पे कुछ इस प्रकार से इसको यूज किया जा सकता है, ऊपर की तरफ फिक्स करके जहां पर आपको काम लगे वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये पूछा जा सकता है कि मिनी ड्राफ्टर किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर और स्केल का एक कॉम्बिनेशन होता है। कई बार यहाँ पर आपके एग्जाम में फिगर दे करके इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम जो बात करने वाले हैं वो है इरेजिंग शील्ड, कि इरेजिंग शील्ड क्या होती है। तो बेसिकली जब हम ड्राइंग का काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो गलत हो जाती हैं, कई बार उसको हमें क्या करना होता है, उसको मिटाना होता है। ठीक, उसको इरेज करना होता है। तो अगर हम नॉर्मली इरेज करेंगे तो क्या हो सकता है, उसके आसपास की लाइनें भी यहाँ पर आपकी मिट जाती हैं। तो उस चीज़ों से बचाने के लिए जो आसपास की यहाँ पर लाइनें जो और सारे हमने काम किए हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए, केवल रिक्वायर्ड थिंग जहाँ पर हम चाहते हैं उसी को इरेज करें। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक मेटेलिक शीट का यूज करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इरेजिंग शील्ड के नाम से जानते हैं। तो इरेजिंग शील्ड बेसिकली क्या है, थिन मेटेलिक शीट है, बहुत ही पतली मेटेलिक की शील्ड होती है जिसमें आपके क्या छोटे छोटे होल, छोटे छोटे ओपनिंग्स बने होते हैं जो कि डिफरेंट शेप और साइज में होते हैं। ठीक है, कोई स्क्वायर होगा, कोई रेक्टेंगुलर होगा, कोई सर्कुलर, कोई सेमी सर्कुलर, छोटा बड़ा, डिफरेंट डिफरेंट साइज में यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे यहाँ पर होल्स बनाए गए हैं। ठीक, ये सुटेबल ओपनिंग इज अलाइन टू द लाइन टू बी इरेज एंड द लाइन इज रिमूव बाय द इरेजर। तो पेपर के उस एरिया पर जहां पर हमको उस पर्टिकुलर लाइन को इरेज करना है, पर्टिकुलर चीज को इरेज करना है, उसके अनुसार यहाँ पर उसका हम शेप सेलेक्ट कर लेते हैं, साइज सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस होल के द्वारा ये हमारा मिट सकता है। फिर इसको हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ले जाके सेट कर देते हैं और फिर रबर की सहायता से इजीली उस पार्ट को इरेज किया जा सकता है और चीज़ें आपकी बच सकती हैं। तो एक हाथ से आपको क्या करना है, शीट को सपोर्ट करना है और दूसरे हाथ से इरेजर के द्वारा आपको उसको इरेज कर देना है। तो आशा करते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होने वाला है सेट स्क्वायर। ठीक, मिनी ड्राफ्टर की तरह ये भी आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है किसका, इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ठीक, आप सभी ने ये सारे बेसिकली इंस्ट्रूमेंट यूज किए होंगे, आशा करते हैं। ठीक है, तो सेट स्क्वायर किससे बना होता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका मटेरियल से पूछा जाता है। तो मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट सेल्यूलॉइड या फिर प्लास्टिक। ट्रांसपेरेंट क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे की भी हमें चीजें दिखनी चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो यहाँ पर हमको लाइन ड्रॉ करने में दिक्कत होगी। मान लो पैरेलल लाइन वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके इसमें बड़ी दिक्कत होगी। तो आपका ट्रांसपेरेंट सेल्यूलॉइड या फिर प्लास्टिक से आपका बना होता है। दे आर टू इन नंबर, बेसिकली कितने होते हैं, दो होते हैं। गिनती में अगर बात की जाए तो कितने होते हैं, दो होते हैं। ईच हैविंग वन कॉर्नर विथ 90 डिग्री, दोनों में क्या होता है, एक कॉर्नर यहाँ पर जो नीचे वाला होता है ये क्या होता है, 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बना होता है। ठीक है, अब अदर जो होते हैं, जो पहला सेट स्क्वायर होता है ये 60 और 30 का होता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर एक एंगल 60 डिग्री है और दूसरा एंगल कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, लॉन्ग साइड वाला एंगल। यहाँ पर जो दूसरा वाला हमारा होता है उसमें क्या होता है, दोनों एंगल 45 डिग्री के होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे वाले सेट स्क्वायर में दोनों एंगल क्या है, 45 डिग्री है। 200 mm लॉन्ग इज कन्वेंट फॉर यूज, बेसिकली जो साइज होता है कितना है, 200 mm पाया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर सेट स्क्वायर कितने होते हैं, आपके दो होते हैं। ठीक है, उन दोनों में आपका एक जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और दूसरा हम उसको किस प्रकार से जानते हैं, तो अगर आपको सेट स्क्वायर किसी से मांगना है तो आप क्या कहेंगे, हमें 45 वाला दे दो या फिर 30-60 वाला दे दो। तो इस प्रकार से आप उसको नॉमिनेट कर सकते हैं, 40 डिग्री 45 वाला चाहिए या 30-60 वाला चाहिए। इसको बनाने के लिए बेसिकली यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है वो है IS 13611988। अभी तक 1989 चल रहा था, यहाँ पर 1988 स्टैंडर्ड आ गया। ठीक, तो वैसे भी अगर मान लो आपको ये एग्जैक्ट नंबर याद नहीं रहता तो भी आप 1989 1988 से देख कर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर आप उसको गेस कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, 13611988 इसका करेक्ट IS नंबर हो जाएगा।
तो बेसिकली इसका यूज क्या कर सकते हैं, तो इसका यूज बेसिकली आपका आप कह सकते हैं कि हॉरिजेंटल लाइनें भी इसके द्वारा हम ड्रॉ कर सकते हैं, या पैरेलल लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, या बेसिकली 15-15 डिग्री के गैप पर 15 डिग्री के अंतर पर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एंगुलर लाइनें भी इसके द्वारा ड्रा कर सकते हैं। दोनों सेट स्क्वायर को जो हम कंबाइंड रूप से यूज करते हैं तो 15-15 डिग्री के एंगल पे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। अब जब मिनी ड्राफ्टर यूज करते हैं तो उसमें जितने भी डिग्री का चाहे उस डिग्री के अनुसार हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि नेक्स्ट टॉपिक और क्या एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट हमारा है स्केल के बारे में। तो स्केल बहुत ही नॉर्मल चीज आप सभी को पता होगी। स्केल बेसिकली क्या होता है, ये भी एक ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट कई बार ये आपका प्लास्टिक से बनता है, सेल्यूलोइड से बनता है, और कई बार ये आपने यहाँ पर इसको वुड से देखा होगा, लकड़ी का भी स्केल देखा होगा। तो स्केल्स आर यूज टू ट्रांसफर और मेजर द डायमेंशन। स्केल का काम क्या होता है, डायमेंशन को मेजर करना या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर डायमेंशन को ट्रांसफर करना। किससे बना होता है, लकड़ी से या फिर स्टील से, सेल्यूलॉइड से या फिर प्लास्टिक से, या स्टेनलेस स्टील से भी आपके स्केल बनाए जा सकते हैं। स्टेनलेस स्टील वाले स्केल ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, उस पर क्रोम फिनिशिंग की जाती है, काफ़ी अच्छे तरीके से उसको बनाया जाता है। दे आर आइदर फ्लैट, या तो ये क्या होते हैं पूरी तरीके से फ्लैट शेप में पाए जाते हैं, या फिर बेबल्ड एज और ट्रेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इनके साइड क्या होते हैं, या तो कुछ इस प्रकार से बेबल होते हैं, या इनका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, कुछ इस प्रकार से ट्रेंगुलर क्रॉस सेक्शन में ये बनाए जाते हैं। जो सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं वो फ्लैट वाले यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। स्केल्स ऑफ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर वाइड, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर वाइड आर इज जनरल यूज। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपके स्केल यूज किए जाते हैं वो 150 mm लंबे और 20 mm चौड़े वाले प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा यूज किया जाता है वो 300 mm लंबा और 3.5 सेंटीमीटर बोलिए या 35 mm चौड़ा वाला यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है प्रोटेक्टर के बारे में। ठीक, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो प्रोटेक्टर को हिंदी में कहते हैं चांदा। किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है एंगुलर मेजरमेंट के लिए। तो किसी भी एंगल की आपको मेजरिंग करनी है या फिर एंगल की मार्किंग करनी है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, प्रोटेक्टर का प्रयोग करेंगे। 1 डिग्री की एक्यूरेसी में इसके द्वारा आप मार्किंग या फिर चेकिंग मेजरिंग कर सकते हैं। सेमी सर्कुलर शेप में, हाफ सर्किल के शेप में पाया जाता है। ठीक है, या कई बार यहाँ पर आपका फुल सर्कुलर के शेप में भी आपका कुछ इस प्रकार से फुल सर्किल के शेप में भी आपका पाया जाता है। ठीक, किससे बना होता है, तो सेल्यूलॉइड शीट से आपका बेसिकली बनाया जाता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक, ये प्रोटेक्टर कैन आल्सो बी यूज टू डिवाइड ए सर्किल और ड्रॉ सेक्टर। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आपके एक सर्किल को भी जितने पार्ट में चाहे उतने पार्ट में इसको क्या किया जा सकता है, सर्किल को डिवाइड किया जाता है, या पर्टिकुलर सेक्टर खींचने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है विद इन द एक्यूरेसी ऑफ 1 डिग्री। ठीक, तो आशा करते हैं यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है हमारा फ्रेंच कर्व। ठीक, क्या नाम है इसका, फ्रेंच कर्व। तो फ्रेंच कर्व बेसिकली किस मटेरियल के बने होते हैं, तो ये भी नॉर्मली आपके सेलुलॉइड से बने होते हैं। ठीक, ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेड इन मैनी डिफरेंट शेप, डिफरेंट शेप में पाए जाते हैं। आपको डिफरेंट प्रकार के वहाँ पर रेडियस खींचना होता है, आर्क खींचना होता है, तो बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली कम्स इन सेट ऑफ 6, 12, 16। ये सेट में पाए जाते हैं, कितने के सेट में, 6 के, 12 के या 16 के सेट में ये पाए जाते हैं। बेस्ट सुइटेड टू ड्रॉ स्मूथ कर्व और आर्क विच कैन नॉट बी ड्रॉन बाई ए कंपास विथ इजी। इसका प्रयोग ऐसे आर्क या ऐसे कर्व को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है स्मूथ तरीके से, बहुत ही फाइन तरीके से। जिस भी कर्व या आर्क को हम कंपास के द्वारा इजीली ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, इसके द्वारा उसका प्रयोग करके ड्रॉ किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट आकार के यहाँ पर होल्स बने हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार से अगर आपको मान लीजिए ये आर्क ड्रॉ करना है तो आप बेसिकली कंपास के द्वारा इतनी इजीली ड्रॉ नहीं कर पाओगे, जिससे इसके द्वारा आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो डिफरेंट शेप में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लॉट कटे होते हैं। तो इसका प्रयोग डिफरेंट शेप एंड साइज के आर्क को, कर्व को ड्रॉ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दे आर मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट सेल्यूलॉइड
नोबेबल एज बेसिकली आपके फ्लैट शेप में और ट्रांसपेरेंट सेलुलॉइड से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट यहाँ पर आपका आता है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में बेसिकली कितने कितने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो अगर आपने बेसिकली जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसको ओपन किया होगा तो यहाँ पर जो आपको फिगर में दिखाया गया है कुछ इतने प्रकार के यहाँ पर आपको छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट उसमें देखने को मिलते हैं। क्या क्या हो सकता है, पहला हो सकता है आपका लार्ज कंपास विथ अटैचमेंट के साथ, जैसे कि फिगर ए में यहाँ पर दिखाया गया है। लार्ज कंपास हो गया, यहाँ पर पेंसिल वगैरह अटैचमेंट लगाने के लिए। दूसरा लार्ज डिवाइडर हो गया, ऑप्शन बी देखें यहाँ पर आप, तो ये हो गया आप सॉरी यहाँ पर लार्ज डिवाइडर हो गया, ठीक। देन यहाँ पर आपका बो कंपास हो गया जिसमें पेंसिल लग सकती है, ठीक, या बो डिवाइडर हो गया जिसको यहाँ पर सी में दिखाया गया है, ठीक। यहाँ पर सी में आप देख सकते हैं आपका क्या हो गया, बो कंपास हो गया, या फिर इसी को आप बो डिवाइडर के नाम से जानते हो। इसमें भी हम पेंसिल यहाँ पर आराम से होल्ड कर सकते हैं। देन लेंथनिंग बार हो गया जिसके द्वारा यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उसके लेंथ को बढ़ा सकते हो, यहाँ पर आपको दिखाया गया है लेंथनिंग बार। देन पेन पॉइंट फॉर अटैचमेंट के लिए मीन्स बेसिकली उसमें पेंसिल वगैरह प्रयोग करने के लिए यहाँ पर आपको पेन पॉइंट दिखाया गया है अटैचमेंट के रूप में। देन स्क्रू ड्राइवर हो गया, कई बार यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर भी देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पर आपको बेसिकली दिखाया गया है। देन लेड केस हो गया जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो पेंसिल की लेड होती है उसको होल्ड करके रखते हैं, उसमें रखने का काम करते हैं। देन यहाँ पर आपका लाइनर हो गया जिसके द्वारा लाइनें यहाँ पर बेसिकली आपकी खींची जाती हैं। तो ऐसा करते हैं, ये बहुत छोटे छोटे हैं। कई बार आपको कोई इसमें से एक फिगर दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा इसका नाम क्या है, तो वो आपको बताना होगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो पूछा जाता है कई बार आपका ये लेंथनिंग बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लार्ज कंपास। कंपास के बारे में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कि कंपास क्या होता है। इट हैज़ ए नी जॉइंट इन वन लेग दैट परमिट्स द insertion of a pen or pencil point or a attaching a lengthening bar with a pen or pencil point attached to it। बेसिकली ये आपके दो प्रकार के होते हैं, कई बार ये आपके स्प्रिंग जॉइंट पाए जाते हैं, कई बार यहाँ पर आपके फर्म जॉइंट पाए जाते हैं। इसमें बेसिकली दो लेग्स होते हैं, एक आपका सीधा स्ट्रेट हो गया जिसमें पिन पॉइंट होता है, दूसरे में यहाँ पर आपका पेंसिल होल्ड कर सकते हैं या लेंथनिंग बार होल्ड कर सकते हैं जिसके द्वारा इसके साइज को बढ़ाया जा सकता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है कोई लार्ज सर्किल है या कोई लार्ज आर्क है, बड़ा वृत्त है, बड़ा आर्क चाप है, उसको खींचने के लिए, या काफ़ी बड़ा डायमीटर बड़ा रेडियस है उसका मेजरमेंट लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपको बड़ा सर्किल खींचना है, बड़ा आर्क खींचना है, या बड़े सर्किल या आर्क को मेजर करना है, तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पर लार्ज कंपास का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पर बात की जाए तो एज ए रूल व्हाइल ड्राइंग concentric circle small circle should be drawn first before the center hole gets worn। तो यहाँ पर बात किया गया है, मान लीजिए आपको दो सर्किल ड्रा करने, कंसेंट्रिक मतलब ऐसे दो सर्किल जिसके सेंटर क्या हो, एक ही हो, ठीक। अब यहाँ पर मान लो ये हमारा कोई एक सर्किल है बड़ा वाला, ये हमारा कोई एक सर्किल है छोटा वाला, बट इन दोनों का सेंटर का हो, एक ही सेंटर से ये दोनों ड्रॉ किए जाएं तो इसे कहते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। तो ऐसे में रोल है कि सबसे पहले जब आप सेंटर मार्क करते हैं तो सबसे पहले आपको छोटा वाला सर्किल ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको बड़ा वाला सर्किल ड्रॉ करना है जिससे कि होल का जो सेंटर है मिटने से पहले वर्न आउट ना हो, तो हमारा छोटा वाला होल ड्रॉ हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसका हम आपको एग्जांपल दे सकते हैं। मान लीजिए जब आप ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो ड्रिलिंग करते समय आपने सेंटर मार्क कर लिया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे डायमीटर का ड्रिल यूज करते हैं, उसके बाद बड़े डायमीटर का। तो अगर छोटे डायमीटर वाला ड्रिल ही हमारा क्या हो जाए, गलत हो जाए, तो बड़ा डायमीटर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो आउट ऑफ सेंटर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार आप उसको रिलेट कर सकते हैं। दो कंसेंट्रिक सर्किल ड्रॉ करते समय सबसे पहले छोटे वाले सर्किल को ड्रॉ किया जाता है, उसके बाद बड़े वाले सर्किल को। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है बो इंस्ट्रूमेंट। बो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, बेसिकली इसको देख लेते हैं। बो पेंसिल एंड बो पेन कंपास आर यूज्ड ड्राइंग सर्किल अप्रोक्सीमेटली 25 mm रेडियस। तो 25 mm तक के रेडियस को यहाँ पर जो त्रिज्याएं होती हैं उसको खींचने के लिए बो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, या नॉर्मल कंपास कह लीजिए, इसका प्रयोग किया जाता है। इससे ऊपर के लिए यहाँ पर आपका लार्ज कंपास प्रयोग किया जाता है। यूज्ड फॉर मेकिंग और डिवाइडिंग स्मॉल स्पेस
अब इसका प्रयोग आप रेडियस खींचने के लिए भी कर सकते हो, या मान लो कोई यहाँ पर आपकी एक लाइन दी गई है, ठीक है, इसको कई सारे पार्ट में आपका डिवाइड करना है तो उससे भी कर सकते हो, या आपको डिस्टेंस ट्रांसफर करनी है, मार्किंग करनी है, तो उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। एडजस्टमेंट शुड बी मेड विथ थंब एंड मिडिल फिंगर। इसको एडजस्ट कैसे करना है, तो थंब के द्वारा और मिडिल फिंगर के द्वारा इसको एडजस्ट किया जाता है। ये आपका स्प्रिंग जॉइंट हो गया, फर्म जॉइंट हो गया, दो प्रकार के बेसिकली आपके ये पाए जाते हैं, फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर आपका पूछा जा सकता है लेंथनिंग बार और लेड केस से संबंधित। तो लेंथनिंग बार और लेड केस क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। बेसिकली लेंथनिंग बार का मतलब क्या है, टू ड्रॉ लार्ज सर्किल इट फिटेड विद द कंपास। अब कंपास क्या है, मान लो 25 mm तक के रेडियस को ड्रॉ कर सकता है, उससे बड़ा हमें ड्रॉ करना है तो हम क्या करते हैं, इस लेंथनिंग बार का प्रयोग करते हैं, जिससे उसके एक लेग की क्या होती है वहां पर डिस्टेंस, उसकी हाइट को बढ़ाया जा सकता है। फिर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आगे इसमें पेंसिल भी होल्ड कर सकते हैं। द पेंसिल पॉइंट और पेन पॉइंट इज इंसर्टेड इनटू इट्स एंड, यहाँ पर आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। लेड केस क्या होता है, लेड केस इज द बॉक्स फॉर होल्डिंग द पेंसिल लेड। तो आजकल जो बेसिकली आपकी ऑटोमेटिक वाली पेंसिल आती हैं जिसमें पहले से उसको आपको मान लीजिए शार्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी वहाँ पर शार्प किए हुए आपके लेड मतलब जो उसकी लेड होती हैं वो रखी जाती हैं। तो उसको होल्ड करने के लिए आपका बेसिकली एक बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारी लेड आपके वहाँ पर होल्ड की जाती हैं, ठीक, लीड कह सकते हो, लीड जो अभी लेड नहीं, बेसिकली लीड वहाँ पर होल्ड की जाती हैं, जो आपके पॉइंट्स होते हैं इसके द्वारा ड्राइंग करते हैं तो यहाँ पर आपकी इसमें रखी होती हैं। एक वर्न आउट हो गई, दूसरी इजीली हम इस लीड निकाल के उसमें डाल सकते हैं, ठीक। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट यहाँ पर ये थे आपके बेसिक कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि किस किस इंस्ट्रूमेंट से जो आपके ड्राइंग के बॉक्स में, ज्योमेट्री बॉक्स में इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ये होने वाला है पेंसिल। तो इससे पहले देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, सबसे पहला वाला जो टॉपिक था हमने डिस्कस किया था अपने यहाँ पर कन्वेंशन के बारे में कि क्या क्या कन्वेंशन आपके एग्जाम में क्या क्या यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमने डिस्कस किया आपका यहाँ पर ड्राइंग साइड, ड्राइंग जो सीट है उसके साइड से रिलेटेड। देन यहाँ पर हमने डिस्कस किया जो टाइटल ब्लॉक है उससे रिलेटेड, ड्राइंग बोर्ड हो गया, टी स्क्वायर हो गया, मिनी ड्राफ्टर हो गया, देन इरेजिंग शील्ड हो गया, सेट स्क्वायर हो गया, स्केल हो गया, प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व। देन यहाँ पे आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट हो गए, लार्ज कंपास, बो कंपास, लेंथनिंग बार, लेड शीट। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं पेंसिल है, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेंसिल आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द लीड। तो आप सभी को पता है पेंसिल का प्रयोग क्या होता है। अब पेंसिल को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कई सारे कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक। अब जो कैटेगरी होती है किस प्रकार से डिवाइड की जाती है, तो वो डिपेंड करती है उसकी हार्डनेस पर, कि पेंसिल हार्ड है या सॉफ्ट है या मीडियम है, उसी के अनुसार उसका यूज भी निर्धारित किया जाता है कि उसे कहाँ पर यूज करना है। तो पेंसिल को कैसे हम ग्रेड करते हैं, तो उसको हम ग्रेड करते हैं, उसको भाग में बांटते हैं अकॉर्डिंग टू उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द लीड। जो उसकी लीड है कितनी हार्ड है कितनी सॉफ्ट है उसके अनुसार वहां पर इसको हम ग्रेड करते हैं। अगर बात की जाए सबसे हार्डेस्ट पेंसिल, सबसे जो कठोर पेंसिल होती है वो कौन सा ग्रेड है, तो 9H ग्रेड। आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट यहाँ पर ही क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। द हार्डेस्ट ग्रेड पेंसिल इज 9H, 8H, 7H, 5H। तो यहाँ पर आपका क्या होता है 9H, H का मतलब हो गया हार्ड आप कह सकते हो। तो 9H क्या होता है, सबसे हार्ड होता है। और जो सबसे सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल होती है वो क्या होती है 7B, ठीक है। 7B ग्रेड की जो पेंसिल होती है सबसे सॉफ्ट होती है, 9H ग्रेड की पेंसिल सबसे हार्ड होती है। द सिलेक्शन ऑफ द ग्रेड ऑफ द पेंसिल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लाइन वर्क रिक्वायर्ड एंड द पेपर ऑन व्हिच इज टू बी यूज्ड। अब पेंसिल का सिलेक्शन कैसे करते हैं कि सॉफ्ट ग्रेड की यूज करनी है या हार्ड ग्रेड की यूज करनी है, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा लाइन खींच रहे हैं, किस प्रकार का लाइन खींच रहे हैं और उसके साथ किस प्रकार का पेपर यूज कर रहे हैं। तो इन सारे फैक्टर पे आपका सिलेक्शन ऑफ पेंसिल डिपेंड करता है। सॉफ्ट लीड पेंसिल आर यूज टू प्रोड्यूस थिकर एंड डार्कर लाइन। जो सॉफ्ट ग्रेड वाली पेंसिल होती हैं उसका प्रयोग कहाँ करते हैं,
तो आपकी थिकर मोटी लाइन खींचने के लिए और डार्कर काफ़ी आपकी डार्क लाइन खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके विपरीत अगर पूछ लिया जाए जो हार्ड ग्रेड की पेंसिल होती है उसका प्रयोग कहाँ करेंगे, तो हार्ड ग्रेड का प्रयोग करेंगे थिन लाइन, पतली लाइनों को खींचने के लिए और थोड़ा लाइट लाइनों को खींचने के लिए, पतली और हल्की लाइनों को खींचने के लिए हार्ड ग्रेड की पेंसिल और मोटी और गहरी लाइनों को खींचने के लिए सॉफ्ट ग्रेड के पेंसिल का यूज करते हैं। अभी जो सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल है काफ़ी मोटी लाइनें खींच ली है, खींचती इसलिए जल्दी आपकी वियर आउट हो जाती है, और हार्ड ग्रेड की पेंसिल आपकी जल्दी वियर आउट नहीं होती, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है, चूंकि पतली लाइन खींचती है, काफ़ी हल्की लाइनें खींचती है। मीडियम ग्रेड की पेंसिल जो H और 2H होती है, ये ध्यान में रखना है कि मीडियम ग्रेड में कौन कौन सी पेंसिल आती है, तो H हो गया, 2H हो गया, ये क्या है, मीडियम ग्रेड की पेंसिल है। इसका प्रयोग किया जाता है जर्नल वर्क के लिए एज वेल एज फॉर लेटरिंग। बेसिकली जो भी हम लेटर वगैरह लिखते हैं उसके लिए कौन सी ग्रेड की पेंसिल का यूज करते हैं, मीडियम ग्रेड। और सबसे ज़्यादा जो डे टू डे वर्क में नॉर्मल यूज की जाती है, हम जो लोग नॉर्मल पेंसिल यूज करते हैं बिना किसी ग्रेड को देखे हुए, तो हमारी कौन सी पेंसिल होती है, वो होती है H ग्रेड की या फिर 2H ग्रेड की वो पेंसिल होती है जो हम डे टू डे लाइफ में अपने यूज करते हैं जनरल वर्क के लिए। तो आशा करते हैं इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं फर्दर, देखते हैं पेंसिल से रिलेटेड और क्या यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करने के लिए कौन सी पेंसिल यूज की जाती है। डायरेक्ट यहाँ पर आपके सेंटेंस पूछे जाते हैं एज इट इज जो यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए कौन सा पेंसिल हो गया, 2H या फिर 3H। ठीक, मीडियम वर्क या फिर नॉर्मल यूज के लिए H 2H था, कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए 2H 3H हो गया। ठीक है, यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट में हमें क्या करना है, उसमें लेटरिंग लिखना है, कोई भी लेटर ABCDEFG या कोई नंबर लिखने हैं तो उसके लिए बेसिकली H या 2H ग्रेड की पेंसिल यूज करते हैं। जो इन जनरल बात की जाए सबसे ज़्यादा पेंसिल यूज की जाती हैं H 2H और HB, ये 3 ग्रेड की पेंसिल बेसिकली नॉर्मली आपकी यूज की जाती हैं। ठीक, HB का मतलब हो गया ये आपकी मीडियम सॉफ्ट है, 2H हार्ड ग्रेड की हो गई, H क्या हो गई, मीडियम ग्रेड की हो गई। आजकल बेसिकली जो आती हैं पेंसिलें वो ऑटोमेटिक होती हैं, उसमें जो पेंसिल होती है ठीक है उस पर उसको बार बार आपको शार्प करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट साइज में आपकी पाई जाती है, उसकी लीड पहले से ही आपकी अवेलेबल होती है। जैसे 0.3 mm हो गया उसका डाया, 0.5, 0.7 या 0.9, तो डिफरेंट डिफरेंट डायामीटर के अनुसार वो आपकी ऑटोमेटिक मैकेनिकल वाली पेंसिल आती है जिसमें लीड उसमें आपकी ऑलरेडी भरी होती है। एक लीड खराब हो गई, आप प्रेस करेंगे दूसरी लीड उसकी वहां पर आ जाएगी। ठीक, लीड कैन बी रिप्लेस्ड एज पर रिक्वायर्ड ग्रेड ऑफ हार्डनेस, उसको हम लीड को रिप्लेस भी कर सकते हैं। दे प्रोड्यूस लाइन ऑफ यूनिफॉर्म विथ विदाउट शार्पनिंग। बेसिकली नॉर्मल पेंसिल में क्या होता था, जब आपने उसको शार्प किया तो उसमें काफ़ी फाइन काफ़ी पतली लाइन खींचती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसका पॉइंट वर्न आउट हो जाता था, लाइन की जो थिकनेस क्या होता था, मोटा होता जाता था, तो उसके द्वारा एक यूनिफॉर्म लाइन ड्रॉ नहीं हो पाती है। लेकिन जब हम यहाँ पर ऑटोमेटिक वाले पेंसिल का प्रयोग करते हैं, मैकेनिकल पेंसिल का, तो इसके द्वारा हम यूनिफॉर्म लाइनों को खींच सकते हैं और हमें बार बार शार्पनिंग की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आशा करते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड की कौन कौन सी पेंसिल होती है जो कि आपके एग्जाम में दिया जा सकता है, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक पेंसिल का सिमेट्रिक डायग्राम दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कोनिकल पॉइंटेड पेंसिल यहाँ पर दिखाई गई है। तो पेंसिल का जो सबसे ऊपरी वाला सिरा होता है यहाँ पर पेंसिल का ग्रेड लिखा होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर रिकमेंड किया जाता है कि इस सिरे को हमें यहाँ पर शार्प नहीं करना चाहिए। जिस सिरे पर आपका पेंसिल का ग्रेड लिखा होता है उस सिरे को आपको शार्प करना नहीं चाहिए, दूसरे वाले सिरों को शार्प करना चाहिए। अब शार्पनिंग के समय यहाँ पर कुछ डायमेंशन भी दी जाती हैं, जहाँ पर लीड की आपकी आप कह सकते हैं लीड कितनी लंबी हो सकती है, तो मैक्सिमम 10 mm यहाँ पर आपकी लीड हो सकती है। लीड के ऊपर का जो यहाँ पर एरिया शार्प किया जाता है वो लगभग 15 से 20 mm हो सकता है। तो टोटल यहाँ पर अराउंड 30 mm को हम शार्प करते हैं, जिसमें 10 mm आपकी लीड हो जाती है और यहाँ पर 15 to 20 mm आपका क्या हो जाता है, कोन शेप वाला एरिया हो जाता है। तो ये भी आपका डायमेंशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान में रखेंगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपकी पेंसिल होती है जिसमें ये आपका 10 mm होता है और ये आपका ऊपर वाला शंक्वाकार सिरा लगभग 15 से 20 mm होता है।
अकॉर्डिंग टू ग्रेड हार्डनेस की बात की जाए तो 4H से लेके जो 9H होती है ये सबसे ज़्यादा हार्ड होती है, एक्सट्रीमली हार्ड के कंडीशन में आती है। और जो 9H होती है सबसे हार्डेस्ट पेंसिल यहाँ पर होती है। 3H कह सकते हैं, 3H को हम वेरी हार्ड की कैटेगरी में रखते हैं, 2H को हार्ड की कैटेगरी में रखते हैं, H को मॉडरेटली हार्ड, मतलब आप कह सकते हो सबसे कम जो हार्ड है बट सबसे कम है वो H है। उससे थोड़ा ज़्यादा हार्ड 2H, उससे ज़्यादा हार्ड 3H, 4H से 9H काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है और 9H सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। HB क्या होती है? मीडियम होती है। B क्या होती है? थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। 2B उससे भी सॉफ्ट होती है। 3B और सॉफ्ट होती है। 4B से लेके 7B आपकी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, एक्सट्रीमली सॉफ्ट होती हैं। और 7B सबसे ज़्यादा सॉफ्टेस्ट यहाँ पर आपकी पेंसिल होती है। तो आप इसको हार्डनेस के क्रम में देख सकते हैं, 7B सबसे सॉफ्ट हो गया और 9H सबसे हार्ड हो गया। बीच में मीडियम कौन सी हो गई? तो HB, जिसमें HB है, B भी हार्ड भी और सॉफ्ट भी है, तो आपकी हो गई HB। नेक्स्ट देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेड के अनुसार कि किसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो जो आपकी 2H पेंसिल है, 2H का पेंसिल मतलब थोड़ी सी हार्ड जो पेंसिल होती है। अब हार्ड पेंसिल है तो लाइनें क्या होंगी? पतली होंगी, ठीक, और काफ़ी आपकी बारीक लाइनें होंगी। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग करते हैं आपका ऑब्जेक्ट लाइन खींचने के लिए। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो बाहरी लाइन होती है, आउटर लाइन, उसको खींचने के लिए बेसिकली। और यहाँ पर सेंटर लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है उसका, ब्रेक लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्ट लाइन, सेंटर लाइन या ब्रेक लाइन खींचने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग करेंगे? तो 2H पेंसिल का प्रयोग करेंगे। देन H ग्रेड वाली पेंसिल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जो H ग्रेड वाली पेंसिल होती है जो आपकी मॉडरेट थोड़ी कम हार्ड होती है, इसका प्रयोग किया जाता है डायमेंशनिंग करते समय। जब भी हम डायमेंशनिंग करते हैं तो उसके लिए प्रयोग करते हैं, एरो हेड बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, सेक्शन लाइन खींचने के लिए, लेटर लिखते समय इसका प्रयोग करते हैं, स्केच बनाते समय, एक्सटेंशन लाइन के लिए, सर्किल या आर्क खींचने समय। मान लो ये आप सर्किल खींच रहे हैं, ठीक, अभी सर्किल का भी आप क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से एक्सटेंशन लाइन बनाते हैं। एक्सटेंशन लाइन के बाद यहाँ पर कुछ आप इस प्रकार से एरो हेड बनाते हैं और यहाँ पर आप फिर उसमें क्या करते हैं, कुछ डाया 15 mm, डाया 10 mm, कुछ ऐसा लिखते हैं। तो इस सभी के लिए कौन सी पेंसिल प्रयोग की जाती है? तो इन सभी कामों के लिए आपकी प्रयोग की जाती है H ग्रेड की पेंसिल। देन यहाँ पर HB ग्रेड की पेंसिल है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? राइटिंग नोट्स ऑन स्केच बुक और रफ वर्क। जो HB ग्रेड की पेंसिल होती है इसमें बाद में ड्राइंग में सबसे नीचे जो नोट्स लिखी जाती हैं वो इसके द्वारा प्रयोग की जाती है, या रफ वर्क के लिए HB का प्रयोग करते हैं। 4B से लेकर 7B जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, काफ़ी मोटी चलती है, डार्क लाइनें होती है। तो जो आर्टिस्ट होते हैं बेसिकली जो स्केच वगैरह बनाते हैं वो किसके द्वारा बनाते हैं? ये सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल के द्वारा स्केच बनाते हैं। और शेडिंग का काम, शैडो का काम वो किसके द्वारा करते हैं? तो इसी सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल के द्वारा शैडो का काम यहाँ पर वो लोग करते हैं। ड्राइंग में हम लोग सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग करते हैं? 2H का प्रयोग करते हैं, आउटर लाइनें, सेंटर लाइनें, ब्रेक लाइनें खींचने के लिए। और मैक्सिमम चीजें आपकी H ग्रेड के पेंसिल के द्वारा यहाँ पर हो जाती हैं, ठीक। तो वैसे भी अगर आपको चीजें याद नहीं आती हैं एग्जाम में तो H या 2H में से आप चूज कर सकते हैं, ठीक। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आशा करते हैं जो पेंसिल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे आपको क्लियर हो गए होंगे कि किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग कहाँ करते हैं, कौन कौन से पेंसिल किस ग्रेड में आती है, किस प्रकार से पेंसिल का सिलेक्शन किया जाता है, ठीक। तो आशा करते हैं इससे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पेंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लाइन। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि लाइन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था पेंसिल के बारे में। अब पेंसिल से हम बहुत प्रकार की लाइनें खींचते थे। अब लाइनें कौन कौन सी होती हैं, किस लाइन का यहाँ पर कैसे प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली लाइन की बात की जाए तो उसको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होती है थिक मोटी लाइनें, एक होती है मीडियम लाइनें और एक होती है थिन या पतली लाइनें जिसे हम कहते हैं। अब किस लाइन का प्रयोग किस प्रकार के डायमेंशन के लिए किया जाता है तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आउटर लाइनें खींचनी है या फिर ऑब्जेक्ट लाइनें, ठीक है। मान लीजिए कोई भी जब हम पार्ट बनाते हैं तो उससे सबसे पहले जो आपका सबसे बाहर वाली लाइनें खींची जाती हैं
आउटर लाइनें हो गई जिसे हम ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं, तो इसको हम खींचते हैं थिक लाइन के द्वारा। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, कन्वेंशन किस प्रकार से वो लाइनें दिखाई जाती हैं और कौन से टाइप की लाइन है, मतलब पतली है, मोटी है या मीडियम है। मेन यहाँ पर है आपका कन्वेंशन की उस लाइन को हम दिखाते कैसे हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो जो आउटर लाइनें हैं या ऑब्जेक्ट लाइन है, इसको हम कैसे दिखाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक काफ़ी ही मोटी लाइन, यहाँ पर आपको थिक लाइन दिखाई गई है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट लाइन क्या होती है, एक आपकी थिक लाइन होती है, काफ़ी मोटी लाइन होती है। अब थिक लाइन है, मोटी लाइन है, तो जाहिर सी बात है ये आपकी क्या होगी, काफ़ी विजिबल होगी, काफ़ी दूर से दिखाई देगी, सबसे आउटर पार्ट होती है। देन यहाँ पर आपकी आती है हिडन लाइन। हिडन लाइन मतलब जब बेसिकली हम प्रोजेक्शन बना रहे होते हैं तो उस समय ऐसी चीज़ जो हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं देती हैं, हिडन पार्ट्स होती हैं, तो उसके लिए डॉट 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 डॉटेड लाइन, कुछ इस प्रकार से डॉटेड लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो इन डॉटेड लाइन को दिखाने के लिए बेसिकली कौन सी लाइनें प्रयोग की जाती हैं, तो ये होती हैं आपकी मीडियम लाइनें होती हैं। अब दिखाते कैसे हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाया गया कि किस प्रकार से यहाँ पर मीडियम लाइन ड्रॉ करते हैं, हिडन लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो ये आपको दिखाया गया है कि दो डॉट के बीच में गैप कितना होता है, तो दो डॉट के बीच में गैप लगभग यहाँ पर आपका 1 mm का होता है। और जो ये लाइन की थिक लाइन की लंबाई होती है कितनी, लगभग 3 mm। ठीक, मतलब यहाँ पर 3 mm की एक लाइन खींचो, फिर 1 mm गैप दे दो, फिर 3 mm की लाइन, फिर 1 mm का गैप, फिर 3 mm की लाइन, 1 mm का गैप, 3 mm की लाइन। इस प्रकार से जो लाइनें खींची जाती हैं इसको हम क्या कहते हैं, हिडन लाइन को दिखाने के लिए लाइनें, आपकी कोई हिडन पार्ट को दिखाने के लिए लाइनें खींची जाती हैं, मीडियम लाइन की कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर होता है आपका डिट्टो लाइन। डिट्टो लाइन किस प्रकार से होती है, तो ये भी आपकी मीडियम लाइन के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले आपका क्या होता है, एक मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर दिखाया गया है जैसे आपको एक 3 mm की लाइन हो गई, 1 mm का गैप हो गया, ठीक है, फिर 3 mm की लाइन हो गई, 1 mm का गैप हो गया, फिर 3 mm की लाइन हो गई, 1 mm का गैप हो गया, और लास्ट में सबसे जो आपका आएगा गैप के बाद यहाँ पर 5 mm का गैप होगा, फिर आपकी 3 mm का लाइन होगा। तो सबसे लास्ट में यहाँ पर जो आपका गैप होगा वो ज़्यादा होता है। बाकी एज ए मीडियम लाइन हिडन लाइन की तरीके की खींची जाती है, लास्ट में गैप थोड़ा लंबा करके दिखा दिया जाता है, तो इसे हम कहते हैं डिट्टो लाइन। ठीक, नेक्स्ट होती है आपकी सेंटर लाइन, या इसी को हम लोकस लाइन के नाम से जानते हैं। सेंटर बेसिकली जैसे मान लो आप कोई सिलेंडर है, ठीक है, क्या है, कोई सिलेंडर है, अब सिलेंडर का हमको क्या करना है, सेंटर दिखाना है, तो इसके लिए यहाँ पर जो सेंटर लाइन खींची जाएगी बीच में कैसी खींची जाएगी, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका एक हो गया, एक लाइन खींची जाएगी, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या होगी 10 से लेकर के 25 mm होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी लाइन खींची जाती है, बेसिकली क्या होती है 1 mm की होती है। देन उसके बाद यहाँ पर एक, फिर सॉरी एक नहीं, 2 से लेकर 5 mm होती, ठीक, 2 से लेकर 5 mm की होती, 1 mm उसके बीच में गैप रखते हैं। फिर यहाँ पर आपकी अगेन खींची जाएगी 10 से 25 mm तक, फिर वहाँ पर 1 mm का गैप, 2 से 5 mm, फिर यहाँ पर एक बड़ी लाइन, मतलब एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। इसका जो कॉम्बिनेशन होता है ये किसको दर्शाता है, ये आपका सेंटर लाइन को दर्शाता है। ये किसके अंतर्गत आती है, तो थिन पतली लाइनों के अंतर्गत ये आती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन या प्रोजेक्शन लाइन, या फिर जिसे हम सेक्शन लाइन कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। नॉर्मली आपकी कंटिन्यूअस आपकी थिन लाइन होती है, ठीक है, क्या होती है, कंटिन्यूअस पतली लाइन होती है, जिसका प्रयोग कंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्शन या सेक्शन के लिए करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हो गया डायमेंशन लाइन। ठीक, क्या है, डायमेंशन लाइन है, या इसी को एक्सटेंशन लाइन के नाम से जाना जाता है। ये भी क्या होती है, थिन आपकी पतली लाइन होती है। बीच में इसको हम ब्रेक कर देते हैं, किस लिए, डायमेंशन लिखने के लिए इसको बीच में ब्रेक कर दिया जाता है, या कई बार डायमेंशन क्या करते हैं, इस लाइन के ऊपर भी लिख दिया जाता है। तो ये भी क्या होती है, पतली लाइन होती है और थिन लाइन होती है। लास्ट में इसमें क्या होता है, एरो हेड आपका बनाया जाता है। ठीक, कुछ इस प्रकार से लास्ट में यहाँ पर एरो हेड इसके अंत में बना होता है। नेक्स्ट होती है आपकी शॉर्ट ब्रेक लाइन, किसी चीज को छोटे में ब्रेक करने के लिए यहाँ पर आपकी कंटिन्यूअस से जिगजैग पतली लाइन होती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपकी यहाँ पर है, कुछ इस प्रकार से कंटिन्यूअस जिगजैग, कुछ इस प्रकार से आपकी लाइनें होती हैं, तो इसे हम कहते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन। ये भी आपकी पतली लाइन के अंतर्गत आती है। देन लॉन्ग ब्रेक लाइन,
किसी लंबे चीज़ को छोटे में ब्रेक करना है तो ये भी क्या होती है, आपकी पतली थिन लाइन होती है। इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से आपकी ड्रॉ की जाती है। ठीक, इसको कुछ इस प्रकार से ड्रा करते हैं, हल्की छोटी सी लाइन, देन आपका ऊपर नीचे, फिर से आपका यहाँ पर 15 से 25 mm तक की सीधी स्ट्रेट लाइन, फिर से आपका यहाँ पर छोटा सा ट्रायंगल बनाता हुआ, फिर से आपका पूरा बड़ी लाइन। ठीक, तो इस कुछ प्रकार से लॉन्ग ब्रेक लाइन का इसका प्रयोग किया जाता है। कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन इसमें क्या होता है, बेसिकली थिक और थिन दो लाइनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, बेसिकली इसमें दोनों सिरे पर, जो दोनों आपके स्टार्टिंग सिरे होते हैं उस पर हम क्या करते हैं, थिक, काफ़ी मोटी लाइन का यहाँ पर प्रयोग करते हैं, थिक लाइन का। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो सेंटर लाइन को फॉलो कर लो। ठीक है, फिर किसका फंडा फॉलो कर लो, सेंटर लाइन का, और फिर लास्ट में यहाँ पर आप आकर के एक थिक लाइन ड्रॉ कर दो, तो इसे कहा जाता है कटिंग प्लेन लाइन। ठीक, तो ये थिन लाइन और थिक लाइन दोनों का क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है। लास्ट वाली जो लाइन है आपकी, जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन, ठीक है, टेलीग्राम या टेलीफोन या फिर चैन लाइन, तो ये भी बेसिकली आपकी क्या होती है, एक सेंटर लाइन की तरह ही दिखाई जाती है। इसमें भी आपकी एक बड़ी लाइन, फिर उसके बाद एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी, फिर एक बड़ी, फिर एक छोटी, कुछ इस प्रकार से लाइनें दिखाई जाती हैं। तो बेसिकली लाइनों का कन्वेंशन है कि कौन सी लाइन है, उसका सिंबल क्या है, कन्वेंशन क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई यहाँ पर एक लाइन इसमें से आपको दे दी जाएगी और पूछा जाएगा ये किस प्रकार की लाइन है। ठीक है, ये थिक, थिन या मीडियम है, और यहाँ पर आपको उसका नाम पूछ लिया जाता है कि इस लाइन का नाम क्या है। जैसे मान लो यहाँ पर ये वाला आपको सिंबल दे दिया गया, एग्जाम में पूछ लिया गया कि ये कौन सी लाइन है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, सेंटर लाइन है। यहाँ पर कोई एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट, कुछ और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल्स होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को ड्राइंग में हम एज इट इज ना दिखा के क्या करते हैं, उसको हम सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको कैसे दिखाते हैं उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक दिखाया गया है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन को, अगर आपको आयताकार सेक्शन को दिखाना हो ड्राइंग में, ठीक है, अब आयत कुछ इस तरीके से होता है, तो रेक्टेंगुलर, कोई बड़ा रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उसको हम किस प्रकार से दिखाते हैं, तो यहाँ पर आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन का यहाँ पर सिंबल कन्वेंशन बनाया गया है कि कुछ उसको इस प्रकार से हम ड्राइंग में दिखाते हैं। देन राउंड सेक्शन है, तो राउंड सेक्शन को दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको बनाना होता है। ये आपको दर्शाता है कि आपका राउंड सिंबल है, राउंड सेक्शन है। कोई मान लीजिए ट्यूब है या कोई पाइप है तो इसको इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक, पाइप ऑफ ट्यूबिंग, कोई ट्यूब, पर्टिकुलर ट्यूब और पाइप, जहां पर बेसिकली आपके दो हैं। ये जो ऊपर वाला राउंड सेक्शन था ये बेसिकली क्या था, पूरा सॉलिड के लिए था। ठीक है, कोई यहाँ पर सॉलिड मेटल है राउंड सेक्शन का, उसको दर्शाने के लिए। देन यहाँ पर पाइप और ट्यूब जो कि खोखली होती है बीच से, जिसमें दो डायमीटर होते हैं, इनर आउटर, उसको दर्शाने के लिए कुछ इस प्रकार से सिंबल का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर पाइप और ट्यूबिंग को ऊपर वाले तरीके से भी दिखा सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक और सिंबल दिखाया गया है, इस तरीके से भी हम उसको दिखा सकते हैं। देन वुड रेक्टेंगुलर सेक्शन, अगर मान लीजिए लकड़ी का कोई यहाँ पर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उसको वुड का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, और यहाँ पर इसको शॉर्ट ब्रेक करके आपको दिखाया जाता है। रोल्ड सेक्शन को कैसे दिखाते हैं, तो रोल्ड सेक्शन के लिए यहाँ पर आई टाइप का सिंबल आपको दिखाया गया है। रोल्ड सेक्शन के लिए आई टाइप सिंबल से दिखाते हैं। और यहीं पर अगर कोई चैनल सेक्शन है तो चैनल को उल्टे सी के द्वारा यहाँ पर आपको दिखाया जाता है ड्राइंग में। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल हैं जो कि ड्राइंग में एज इट इज यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्केल के बारे में। ठीक, तो बेसिकली स्केल क्या होती है, तो ड्राइंग में बेसिकली हम बहुत सारे चीज़ों को ड्रा करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर काफ़ी बड़े चीज़ें तक। मान लीजिए ड्राइंग में आपको कोई एक मोटर कार बनानी है, कोई एक बड़े सा एरोप्लेन बनाना है, तो ड्राइंग में हम उसको एज इट इज़ 1:1 एग्जैक्ट साइज में नहीं बना सकते। एरोप्लेन को हम पेपर में सेम साइज में नहीं बना सकते, तो उसको क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर किसी एक निर्धारित रेशियो में उसको हम क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं और फिर बनाते हैं। इसी प्रकार मान लो जो छोटे छोटे पुर्जे हो गए, जैसे मान लो घड़ी के छोटे छोटे स्क्रू हो गए, घड़ी की छोटी नीडल्स हो गई, उसको अगर हमें ड्राइंग में बनाना है तो उसको भी हम एग्जैक्ट शेप साइज में नहीं बना सकते, चूँकि हमें दिखाई नहीं देगी। और बेसिकली आपका कह लीजिए फैब्रिकेशन के लिए पॉसिबल नहीं होगा, उस प्रकार से चीज़ें वो दिखाई नहीं देंगी उसमें। तो उसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा उसको बड़े साइज में करके बनाते हैं, थोड़ा सा एक
पर्टिकुलर रेशियो में उसको क्या करते हैं, इनलार्ज कर लेते हैं। तो वही क्या होता है, आपका स्केल होता है। किस रेशियो में उसको छोटा और बड़ा किया जा रहा है, वही बेसिकली क्या है, आपका स्केल है। तो बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटा करके बनाना, छोटी चीज़ों को बड़ा करके बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो स्केल आपके दो प्रकार के हो जाते हैं, एक होता है रिड्यूसिंग स्केल, किसी बड़ी चीज़ को छोटे में बनाना, और एक होता है इनलार्ज स्केल, छोटी चीज़ को बड़े में बनाना। एक आपका फुल होता है, तो फुल का कोई नहीं, 1:1 हो गया। जो डायमेंशन एग्जैक्ट में है वही डायमेंशन आपका ड्राइंग में है। अब स्केल को पढ़ने से पहले यहाँ पर एक आपका टर्म आता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, आरएफ जिसे कहते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी के द्वारा आप स्केल को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आरएफ का मतलब क्या है, तो द रेशियो ऑफ लेंथ इन द ड्राइंग। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका ड्राइंग में कितना लेंथ है टू इट्स करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ओरिजिनल में उसका क्या लेंथ है, इन दोनों का जो रेशियो होता है, ये दोनों यहाँ पर कंडीशन है कि सेम यूनिट में होनी चाहिए। तो इसके रेशियो को ही क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या आरएफ फैक्टर कहते हैं। बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का ड्राइंग में क्या साइज दिया गया है और वास्तव में उसका साइज क्या है, इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आरएफ कहलाता है। यहाँ पर दोनों यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एमएम में है तो एमएम में, मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, इंच है तो इंच, दोनों जगह आपका सेम होना चाहिए। तो आरएफ के लिए आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आरएफ के लिए फार्मूला हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आरएफ लिखते हैं, साइज ऑफ द कंपोनेंट इन द ड्राइंग। सबसे पहले आपका कंपोनेंट का ड्राइंग में क्या साइज है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज ऑफ द कंपोनेंट, और एक्चुअल में उस कंपोनेंट का साइज कितना है। ड्राइंग में कितना साइज दे रहे हैं और एक्चुअल में साइज कितना है, दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, आरएफ कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए 1:5, ड्राइंग में साइज क्या है, 1 है, वास्तव में क्या है, 5 है। 1:20, ड्राइंग में साइज क्या है, 1 है, एक्चुअल में कितना है, 20 है। 10:1, ड्राइंग में साइज 10 है, एक्चुअल में 1 है। 50:1, ड्राइंग में साइज क्या है, 50 है और एक्चुअल में क्या है, 1 है। यूनिट जो भी हो, दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब आरएफ को आप लिखते हैं रेशियो में, तो जो पहला एलिमेंट होता है वो क्या दर्शाता है, साइज इन द ड्राइंग, कि ड्राइंग में उसका साइज क्या है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो उसके ऑब्जेक्ट के एक्चुअल साइज को दर्शाता है, कि एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट का साइज क्या है। तो ये दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, आरएफ कहलाता है। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगे कि आरएफ का मतलब क्या है और स्केल का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन सी स्केल है, किस प्रकार से प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो आरएफ मीन्स रिडक्शन फैक्टर सच एज 1:3, 1:100। ठीक, ये सभी क्या होती हैं, तो ये सभी एग्जाम्पल होती हैं रिडक्शन स्केल की। रिडक्शन स्केल मतलब किसी बड़ी चीज को छोटा करके दिखाना। जैसे मान लो यहाँ पर एरोप्लेन, सॉरी, रिडक्शन स्केल किसी बड़ी चीज को क्या करना, छोटा करके दिखाना। जैसे कोई आपकी चीज है जिसका साइज क्या है, 3 mm है, मान लो 3 मीटर है। ठीक है, अब उसको क्या कर रहे हैं, हम 1 मीटर में दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 100 mm है, उसको हम क्या कर रहे हैं, 1 mm में दिखा रहे हैं। ठीक, तो 1:3, 1:100, ये सभी क्या हो गया, रिडक्शन स्केल के एग्जाम्पल हो गए। ठीक, तो ये कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, यूज टू ड्राइंग मेड इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। आपकी कोई बड़ी चीज है उसको छोटे में करके दिखाने के लिए रिडक्शन स्केल का प्रयोग करते हैं। देन आपका रिडक्शन फैक्टर जैसे कि 10:1, 50:1 आर द इनलार्ज स्केल। ये किसके एग्जाम्पल हैं, इनलार्ज स्केल के, जो कि चीजों को बड़ा करके दिखाते हैं। ठीक, इसका प्रयोग क्या किया जाता है, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको छोटा करके, ठीक है, बेसिकली ड्राइंग में, सॉरी, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रिडक्शन है तो बड़े को छोटा करेगा, इनलार्ज है तो छोटे को बड़ा करेगा। 10:1 का मतलब क्या हो गया, ड्राइंग में साइज 10 mm है और रियल में साइज केवल 1 mm है। ड्राइंग में साइज 50 है, रियल में साइज क्या है, 1 mm है, तो रेशियो हो जाएगा 50:1, उसका आरएफ फैक्टर हो जाएगा। फुल स्केल का मतलब क्या होता है, 1:1, जो ड्राइंग में साइज है
वही उसका रियल में साइज है, तो ये हो जाएगा फुल स्केल 1:1। अब एज पर इंडियन स्टैंडर्ड या आईएसओ स्टैंडर्ड के अनुसार बात की जाए तो जो रिडक्शन स्केल है उसके लिए कुछ यहाँ पर स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जैसे 1:2 हो गया, 1:5 हो गया, 1:10 हो गया, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10,000। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल हैं RF फैक्टर के जो कि ड्राइंग में नॉर्मली यूज किए जाते हैं। रिडक्शन स्केल के लिए किसी बड़ी चीज को छोटा करके दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली इसी प्रकार के किसी एक स्टैंडर्ड का आपको यूज करना होता है, ठीक। नॉर्मली किसी भी स्टैंडर्ड का यूज नहीं करना होता है। अब यहाँ पर रिकमांडेड जो इनलार्ज स्केल है, ठीक, इनलार्ज स्केल छोटी चीज को बड़ा करके दिखाने के लिए, इसके लिए जैसे हो गया 50:1 का रेशियो, 20:1 का रेशियो, 10:1 का RF फैक्टर, 5:1 हो गया, 2:1 हो गया। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये बेसिकली एग्जाम्पल हैं आपके इनलार्ज स्केल के, ठीक है। छोटी चीज को बड़ा करके दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं आपको स्केल समझ में आया होगा, RF फैक्टर समझ में आया होगा, रिडक्शन फैक्टर और बेसिकली रिडक्शन स्केल और इनलार्ज स्केल भी आपको समझ में आई होगी। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया MP ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड जो भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक थी, जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। बेसिकली यहाँ पर ड्राइंग की बात की जाए तो 5 से 8 क्वेश्चन के बीच में आपका पूछा जा सकता है। नॉर्मली कम से कम 5 क्वेश्चन तो यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे ही जाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक थी जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने थे उसको यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। अगर कोई टॉपिक मिस हो गई होगी, आपको लगता है कि इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। उस पर भी आपको वीडियो उपलब्ध करवा दी जाएगी। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर आप ITI से हैं और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल टेक्सिक प्रो बहुत ही आपका कह सकते हैं एक माइलस्टोन साबित होने वाला है। आपकी जर्नी में बहुत ही अच्छा से सहायता करने वाला है। अगर आपको कम समय में अपने गोल को अचीव करना है तो आज ही हमारे साथ जुड़ें। चैनल को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड के बीच शेयर ज़रूर करें जिससे उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और नई नई टॉपिक पर वीडियो को पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।